अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। वो जिन पे यकीन था, तेमीम किस्त नंबर 2। बहुत मगरूर लड़की है ये। नसरीन अपनी ज़बान से ज़हर उगल रही थी, जिस पर वहाँ बैठे अदनान, शगुफ्ता और अरम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरम अपनी दोस्त की हमायत में झट से बोल पड़ी। वो चाची, दरअसल जाना के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो दवाई लेकर सो गई थी। वो माहीन को देखते हुए बोली, आप कहें तो मैं जाकर उन्हें उठा लाती हूँ। माहिर ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, फिर कभी मिल लूंगी इससे। इसके सर में दर्द है तो इसे आराम करने दो। जी आंटी। नसरीन को अरम पर बहुत गुस्सा आया, जिसने इसके सारे किए करवाए पर पानी फेर दिया था। तुम ना खामोश ही रहो, हर वक्त इसकी साइड लेती रहती हो। नसरीन दांत पीसते हुए बोली। इससे पहले कि अरम उसे जवाब देती, शगुफ्ता ने मेहमानों को देखते हुए अरम का हाथ पकड़कर उसे खामोश रहने का इशारा किया। भूमि जान माहिन से बोली, माही, मैंने तुम लोगों के लिए कमरा तैयार करवा दिया है। मैं बांकी से कहती हूँ, वो खाना लगा दे। खाना खाने के बाद जाके आराम कर लेना तुम लोग। काफ़ी थक गए होगे। जी आपा। अदनान ने माहीन से पूछते हुए कहा, वैसे आगे का क्या सोचा है तुमने और नवीद ने? जी भाई, हम दोनों ने फैसला किया है कि अब हम हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल मायर और जहीर की भी यही ख्वाहिश है, तो इसलिए हमने यहीं पर एक घर खरीद लिया। ओह! अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तुम दोनों ने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया है। अरसलान शाह ने इनके फैसले को सराहा। घर कैसा है? जी, नवीद कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा घर मिला है। यहीं पास में ही लिया है, ताकि हमारा यहाँ आना-जाना लगा रहे। कब तक हम परदेस में रहते, इसलिए सोचा कि वापस अपने देश आ जाते हैं। नवीद ने कहा है कि वो अपना सारा बिज़नेस यहीं पर सेटल कर लेंगे और हम बाकी की ज़िंदगी यहीं आप लोगों के साथ गुज़ारेंगे। बच्चों की भी यहीं शादियाँ करनी हैं। ये तो बहुत ही अच्छा किया है तुम लोगों ने। भूमि जान को भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। जी आपा, अम्मा-अब्बा के बाद आप ही तो हमारे अपने हैं। अपनों को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? नसरीन को भी बहुत खुशी महसूस हुई थी। दरअसल वो अपनी बेटी को माहीन की बहू बनाने का सोच रही थी। नैना गाहे-बगाहे एक आध निगाह सामने बैठे मायर पर डाल लेती। वो इसी पहली ही निगाह में बहुत पसंद आया था। सब खाने की मेज पर बैठे थे। जाना को ना पाकर माहीन ने फिर से इसका पूछा था। क्या जाना खाने भी नहीं आएगी? आराम उठ गई। मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। वो वहां से जाने लगी तो भूमिजान ने उसे रोक लिया। रहने दो। जब इसे भूख लगेगी तो खुद आकर खा लेगी। तुम अपना खाना खाओ। जी भूमिजान। आराम वापस बैठ गई। सबने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अब वो सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। आराम वहां से उठकर जाना के कमरे में चली गई। जाना चेहरे पर तकिया रखे सोई पड़ी थी। आराम ने उसके चेहरे से तकिया खींचकर निकाल लिया। ये क्या हरकत है आराम की बच्ची? जाना गुस्से से उठकर बैठ गई। हरकत तो तुमने की है। मैंने क्या किया है? ये क्या तुम बदतमीजी है? बाहर मेहमान आए हुए हैं और तुम कमरे में सोई पड़ी हो। माहीन आंटी कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। तो तो क्या करूं मैं? अगर मेहमान आए हुए हैं तो मैं जाकर इनके गलों में फूलों के हार डालूं या फिर झूमूं, नाचूं, गाऊं? हद है वैसे जाना। कैसी बातें कर रही हो तुम? जाना जलकर बोली। तुम ही तो मुझे ऐसी बातें कहकर गुस्सा दिला रही हो। बाहर आकर मैं क्या करूंगी? क्या लगते हैं वो मेरे? जाना, अपने लिए ना सही कम से कम ताया अब्बू की इज्जत के लिए बाहर चलकर इनसे मिल लो। मैं क्यों मिलूं इनसे? मगर जाना यार प्लीज जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझे सोने दो। मैं पहले ही काफी डिस्टर्ब हूँ। मुझे मजीद डिस्टर्ब मत करो। जाना आंखों पर बाजू रखकर दोबारा से सो गई। अच्छा ना, खाना तो खा लो। दिन को भी तुमने खाना नहीं खाया। नहीं खाना मुझे खाना। जब भूख लगेगी तो जाकर खा लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। बड़ी कोई ठीक लड़की हो तुम जाना अरसलान शाह। तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अरम अदनान शाह। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अरम उसे आंखें दिखाती बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई। रात देर तक जब भूख ने उसको सताया तो वो कमरे से निकलकर किचन में चली आई और किचन को चेक करने लगी। वो फ्रिज खोले उसे खंगाल रही थी कि कोई खाने की चीज मिल जाए, मगर वहां तो हर चीज का सफाया हो चुका था। पूरा फ्रिज खाली था। जाना ये देखकर मायूस हो गई। हाँ, अब मैं क्या करूं? उसे इन मेहमानों पर गुस्सा आया। कितने भूखे नतीजे मेहमान थे। कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे लिए। सारा खाना चट करके। अब मैं क्या खाऊं? तभी उधर से हातिम गुजरा। वो भी शायद अपनी भूख से तंग आकर चोरी छुपे फ्रिज की तलाशी लेने आ रहा था। वो अक्सर औकात रात को भूख लगने की वजह से खाना खाने किचन में चला आता था। उसे देखकर इसकी आंखों में एक चमक आई। ओह, सुनो हातम ताई,
हातिम सरगोशी की आवाज़ सुनकर एक लम्हे को तो डर ही गया। इससे पहले कि वो डर कर चीख मारता, जाना उसके सामने चली आई। ओह! बाजी आप! आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हातिम अपने सीने पर हाथ रखे बोला, वैसे बाजी, आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हैं? मुझे किचन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना किचन की शक्ल देखा। वो जलकर बोली, कभी भी सीधे मुंह बात जवाब नहीं देती। हातिम इसका जवाब सुनकर मुंह बना गया। जाहिर है, मुझे भूख लगी थी, तो यहाँ चली आई ना। अच्छा, बताएं क्या मिला खाने को? वो राजदारी से बोला। कुछ भी नहीं, चाना मायूसी से बोली। मेहमान तो कोई बहुत ही भूखे थे, कुछ भी नहीं बचाया मेरे लिए। हाय! ये सुनकर हातिम भी मायूस हो गया। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, अब क्या करें बाजी? करना क्या है? जाना को भूख लगी है तो आते खाना खाना ही है। इसलिए अब तुम जाकर मेरे लिए कुछ ले आओ। मगर पाची इस वक्त मरवाना है क्या? अगर भूमि जान ने देख लिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। मुझे डर लग जाएगा। एक और बहाना हाजिर था। अच्छा, तो ऐसा है, जाना कुछ सोचने लगी। चलो ऐसा करते हैं कि खाना आधा आधा कर लेंगे। क्या कहते हो? अब डर लगेगा? ये सुनते ही हातिम खुश होकर बोला, अरे बाजी सोचना क्या है, अब तो बस कर गुजरना है, चाहे इसके लिए मुझे शहीद ही क्यों ना होना पड़े। मैं यूं गया और यूं आया, आप बस इंतजार करें। मैं खाने के लिए ये रिस्क भी लेने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? यही, क्या पिछली बार की तरह इस बार कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाएंगी ना? आप सारी चीजें खुद खा गई तो? अरे, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं अपने साथ तुम्हारा भी ये मोटा पेट भर दूंगी। नहीं, आप कहीं मुकर ना जाएँ, पहले प्रॉमिस करें। जाना का दिल चाहा कि उसे अभी और इसी वक़्त कत्ल कर डाले, मगर बात पेट की थी, तो उसे सब्र का खून भ पीना पड़ा। वो बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरे प्यारे हातिम ताई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों मिलकर बैठकर खाएँगे। अब खुश? हाँ, अब खुश हूँ। कहते साथ ही कहते हैं मिल बैठकर कहते हैं कि मिल बैठकर खाने से बरकत होती है। अब हम खाने में बरकत के लिए मिल बैठकर खाएँगे। वो ज़ेरे लब बोली, जिस खाने पर तुम बैठोगे, वहाँ पर बरकत कहाँ से आनी है? वैसे वो इसे देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारा नाम हातताई रखा किसने? हातिम तो ये तो बड़ा सखी था। तुम तो एक नंबर के कंजूस और नदीदे हो। किस पर गए हो? हातिम अपने कान खुजाते हुए बोला, क्या करें बाजी? वक्त ज़रूरत को देखते हुए इंसान को कंजूस और नदीदा बनना पड़ता है। अब तो बात पेट की आई है, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। जब बात पेट की आए तो हातिम अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, जाना को इस वक्त वो सख्त जहर लग रहा था जो इसके खाने का आधा हिस्सेदार बन गया था। अब जाओ भी यहाँ से। जी बाजी, मैं यूं गया और यूं आया। जाना ने उसे पैसे पकड़ाए और हातिम फौरन से भाग गया। थोड़ी देर बाद हातिम खाने के शॉपर लिए वापस आया। दोनों ने मिलकर इन तमाम चीजों पर हाथ साफ किया। खाना खाने के बाद हातिम ने पानी का ग्लास लिया और पानी पीने के बाद ही उसने एक लंबी सी डकार ली। आह, कसम से मजा आ गया आज जाना बाजी। पहले कभी इतना नहीं ठोंसा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। जाना ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा, ओए, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से हाँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, कुछ अदब लिहाज कर लिया करो। मेरे सामने ऐसी हरकतें मत किया करो, वरना पिटोगे मुझसे तुम। हातिम इसकी बात को अनसुनी करते हुए बोला, अच्छा बाजी, अब मैं चलता हूँ, काफी थक गया हूँ। अब जाकर आराम करूंगा। हाँ चलो, मैं भी चल रही हूँ। वो दोनों एक साथ सीढ़ियां चढ़ने लगे। जाना साथ चलते चलते हातिम के कंधे पर अपना कंधा टकराते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम जैसा कज़न दिया, जो हर मुश्किल वक़्त में मेरे काम आता है, जो रात मुँह अंधेरे को भी मेरे लिए खाना लेने चला जाता है। इसे मेरी कितनी फ़िक्र है। थैंक यू सो मच हातिम ताई। हातिम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बाजी, अगर मेरे पेट का सवाल ना होता, तो मैं कभी भी ना जाता खाना खाने के लिए। ये कहते ही हातिम ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। इसके बाद समझते ही वो बोली, ओए फराडिये, धोखेबाज, मक्कार लड़के, रुको, अभी देखती हूँ मैं तुम्हें। हातिम हंसता हुआ अपने कमरे में भाग गया। उसे देखकर जाना भी मुस्कुराई। पागल कहीं का। वो भी अपने कमरे में चली आई और आते ही औंधे मुंह बेड पर गिर गई। जब सोई तो दिन के 12 बज गए। सब लोग नाश्ता कर चुके थे, माँ जाना और सलान शाह की, जो अभी तक सोई पड़ी थी। माही ने भूमि जान से कहा कि वो लोग अब अपने घर जाना चाहते हैं, जरा घर की सेटिंग कर सके। तो भूमि जान इन्हें रोक ना सकी।
माहिन अपने दोनों बेटों के साथ अपने नए घर चली आई। वो तीनों बड़े इश्तियाक से घर को देख रहे थे। इन तीनों को ही घर बहुत पसंद आया था। अब माहिन परेशान थी कि इतने बड़े घर की वो अकेले सफाई सुथराई कैसे करेगी। अभी तो मुन्ना की शादी की तैयारियां भी करनी है। ऐसे में वो अकेले कैसे इतने बड़े घर को देख सकेगी। उसे किसी मुलाजमा की जरूरत थी जो इसकी हेल्प कर सकती थी। उसने झट से भूमि जान को कॉल मिलाई कि वो इसकी मदद और घर के काम के लिए किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करके दे। भूमि जान ने इसे बताया कि वो इतनी जल्दी वो किसी मुलाजमा का बंदोबस्त तो नहीं कर सकती, मगर फिलहाल वक्त के लिए वो अपनी मुलाजमा को इसके काम में हाथ बटाने के लिए भेज देंगी। ये सुनकर माहीन ने भूमि जान का शुक्रिया अदा किया। माहिर सोफे पर लेटा माँ की बातें सुन रहा था। घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा है आपा। बस जरा सी सफाई करनी है। हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। आप बस जल्दी से किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं जल्द से जल्द घर की सेटिंग करवा दूं। फिर शादी के हंगामे खड़े हो जाएंगे तो कहाँ से होगा ये सब कुछ। कोई बात नहीं, मैं बांकी को भेज दूंगी। मगर आप लोगों को भी तो 100 काम होंगे। शादी वाला घर है। अरे कोई बात नहीं माहीन, हम सब कर लेंगे। तुम फिर फिलहाल इसकी जरूरत है। मैं जल्द ही किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका आपा। उसने मेरी मुश्किल हल कर आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। अच्छा, अब शुक्रिया अदा करके तुम बुराया कर रही हो। भूमि जान की बात पर माहीन मुस्कुराई। अच्छा आपा, मैं आपको घर का एड्रेस सेंड कर देती हूँ। आप बांकी को वहीं भेज देना। ठीक है माहीन। माही ने भूमिजान को घर का एड्रेस सेंड कर दिया। भूमिजान कमरे से निकल आई। बांकी सबको चाय दे रही थी। बांकी ने नैना की तरफ चाय का कप बढ़ाया तो नैना बड़े रूप से बोली, मैं चाय नहीं पीती, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। बांकी झट से बोली, माफ कर दो बीबी, सुबह से गधी घड़ी की तरह काम कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। मैं भी थक जाती हूँ। मेरे लोहे के हाथ नहीं जो थकते नहीं है। कल से काम कर रही हूँ मैं, और अब जाकर मैं आराम करूंगी। चाय पीनी है तो पियो, वरना मेरी बला से। बांकी के इस अंदाज पर तो मैं नैना का मुंह खुले का खुला रह गया। वो तांत पीसते हुए बोली, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। पैसे किस काम के लेती हो तुम? हाँ तो कौन सा आप देती हैं मुझे पैसे जो आप मुझ पर ऐसे रोब जमा रही हैं? बांकी की बच्ची, अब इज्जत से जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। माफ कर दो बीबी जी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं जाकर लंबी तान कर सोऊंगी। बांकी ने जमाई के साथ अंगड़ाई ली और अपनी चोटी लहराती हुई किचन में चली गई। बाकी के इस अंदाज पर नैना को गुस्सा चढ़ गया। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये उस घर की मुलाजमा है कि मालकिन? जरा इसका रूप तो चेक करो। कितनी अकड़ आ गई है इसमें। भूमिजान सीधी किचन में चली है। बाकी बचे हुए बर्तन धो चुकी थी। अभी उसने अपनी कमर सीधी ही की थी। इसका इरादा जाकर अब लंबी तान कर सोने का था, क्योंकि खाना घर की खवातीन ही बनाती थी। सैयद अरसलान शाह को मुलाजमाओं के हाथों का खाना पसंद नहीं था। अभी उसने किचन से निकलने का इरादा किया ही था कि भूमिजान को किचन में देखकर इसका मुंह बन गया कि हो ना हो जरूर किसी काम से ही आई होंगी। वो दिल ही दिल में बोली, सुनो मांग की। जी बड़ी बेगम साहिबा। दरअसल माहीन को घर की सफाई के लिए किसी मुलाजमा की ज़रूरत है, तो तुम वहां पर जाकर इसकी हेल्प करवाओ। तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। मगर बड़ी बेगम साहिबा, हम बहुत थक गए हैं। बानकी ने आलसी दिखाई। जब भूमि जान ने अपनी खौफनाक आंखें दिखाई तो बानकी की सारी मस्ती हवा हो गई। जी बड़ी बेगम साहिबा, हम जाते हैं। भूमि जान गुस्से से बोली, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत निकम्मी और हर हराम होती जा रही हो तुम। तभी जाना जमाइयाँ और अंगड़ाइयाँ लेती हुई ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर में मलबूस खुले बालों के साथ किचन में दाखिल हुई। आते ही कुर्सी पर बैठ गई, बिना भूमिजान को देखे, जो एक कोने में खड़ी इसकी सारी कारस्तानी मुलाहिजा फरमा रही थी। उसने नीमा आंखों के साथ बानकी को देखते हुए कहा, प्लीज बानकी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। ये कहते हुए वहीं रखे टेबल पर सर रखकर फिर से सो गई। भूमिजान को इस हरकत पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, महारानी, ये वक्त है नाश्ता करने का? भूमि जी जान की आवाज थी कि बम। जाना फौरन से हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें पूरी की पूरी खोलकर भूमि जान को देखने लगी। भूमि जान, आप यहाँ? ये वक्त है उठने का और नाश्ता करने का। सॉरी भूमि जान, वो मेरी आंख लग गई थी। बीबी, ये आज का काम नहीं है तुम्हारा। हर रोज तो यही करती रहती हो। सवाए सोने और खाने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? कल से सो रही हो तुम। अभी तक तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हुई? क्या सारी रात तुम पूरे मोहल्ले की चौकीदारी करती रहती हो? नहीं भूमि जान,
یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن پہنچائی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ بھومی جان اسے دیکھتے ہوئے حقارت سے بولی، کل بھی تم نے کتنا تماشا لگایا تھا، ذرا سی تمیز نہیں ہے تم میں کہ گھر آئے مہمان سے آ کر سلام ہی کر لوں؟ مگر نہیں، تمہارے تو نخرے ہی اپنے ہیں، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو تم، وہ بھی کسی کو نہیں منہ لگاتی تھی۔ ماں کے بارے میں سن کر جانا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ جانا سے مزید اب بھومی جان کا یہ لیکچر نہیں سنا جا رہا تھا، اس لیے وہ بھومی جان کو نظر انداز کرتے ہوئے بانکی سے بولی، بانکی، میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا دو۔ بانکی کی جگہ بھومی جان نے جواب دیا، چائے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور بانکی اب ماہین کے گھر کام کرنے جا رہی ہیں، بلکہ ایسا کرو کہ تم بھی بانکی کے ساتھ چلی جاؤ، اس طرح کام اور آسان ہو جائے گا۔ اگر 2 لوگ ہوں گے تو کام اور جلدی ہو جائے گا۔ مگر میں کیوں جاؤں کام کرنے؟ میں کوئی ملازمت تھوڑی ہوں، جانا نے احتجاج کیا۔ کیوں؟ کیا صرف ملازمائیں ہی کام کرتی ہیں؟ مگر بھومی جان، جانا نے کچھ کہنا چاہا مگر بھومی جان نے اسے بولنے سے روک دیا۔ بس، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب تم جا رہی ہو بانکی کے ساتھ ماہین کے گھر، زیادہ میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جاؤ جا کر چادر لے کر آؤ، تم بانکی کے ساتھ جا رہی ہو۔ مگر چائے تو پینے دے، جانا نے احتجاج کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر پی لینا، بھومی جان حکم دے کر وہاں سے نکل گئی۔ جانا کے دل میں بھومی جان کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بھومی جان، آپ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ بانکی کی تو بانچیں ہی کھل گئی تھی کہ اسے وہاں جا کر اکیلے کام نہیں کرنا پڑے گا، جانا اس کے ساتھ ہوگی۔ جانا کے ساتھ اس کی بڑی بنتی تھی، ایک طرح سے شاید وہ اس کی دوستی تھی۔ بانکی جانا کی ہی ہم عمر تھی، اس لیے ان کی ایک دوسرے سے بہت بنتی تھی۔ بانکی جانا کا بازو دبوچتے ہوئے مسکرا کر بولے، چلیں بی بی جی؟ جانا نے اسے دیکھا، اچھا ہوا کہ آپ میرے ساتھ آ رہی ہیں، ورنہ میں تو وہاں اکیلے کام کر کر کے ہلکان ہو جاتی، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ جانا نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، چادر نکالنے لگی۔ وہ چادر اوڑھتے ہوئے بولی، بھومی جان، آپ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی، آپ غلط کر رہی، مگر آپ بھی جان لیں، جانا ارسلان شاہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں ہے۔ میں یہ جان کر ہی رہوں گی کہ آپ کی اس نفرت کے پیچھے کون سی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر جو ہی باہر آئی سب اسے دیکھنے لگے۔ شگفتہ نے اسے چادر اوڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ سب جانا کو دیکھنے لگے۔ جی۔ کہاں؟ جانا کی جگہ بھومی جان نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ دراصل ماہین کو گھر کی سیٹنگ کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ بانکی کے ساتھ اسے بھی بھیج دوں تاکہ وہ ماہین کی ہیلپ کروا دے۔ نینا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپا رہی تھی، جو کہ جانا ارسلان شاہ کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ نینا کی آنکھوں میں اس کے لیے حقارت واضح نظر آ رہی تھی۔ جانا کا دل چاہا کہ وہ ابھی جا کر اس چڑیل کے بالوں سے پکڑ کر اس کی دھلائی کر ڈالے، مگر سامنے باپ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے اس نے خود کو روک لیا۔ نسرین نے کہا، آپا، آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو جانا کو وہاں کام کے لیے بھیج رہی ہیں۔ ارم جھٹ سے بولی، بھومی جان، میں بھی جانا کے ساتھ جاؤں ماہین آنٹی کے ساتھ کام میں ہیلپ کروانے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بانکی اس کے ساتھ جا رہی ہے اور اسے اب اکیلے کام کرنے دو، اس طرح کچھ تو کام سیکھ لے گی وہاں جا کر۔ بہت نکمی اور ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے، ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں کرتی۔ جانا سے مزید وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ارسلان، میں کہتی ہوں اس منہ زور لڑکی کو ابھی سے قابو میں کر لو، کہیں کل کو کوئی گل نہ کھلا دے۔ سعید ارسلان شاہ یہ سن کر سر جھکا گئے۔ جانا بانکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ماہین کے گھر روانہ ہو گئی۔ بھومی جان نے ڈرائیور کو ماہین کے گھر کا ایڈریس سمجھایا تھا۔ جانا گاڑی میں بالکل خاموش سی تھی، اس کا موڈ سخت آف تھا۔ بانکی ڈرائیور سے بولی، اوے خادم۔ جی؟ کوئی گانا تو چلا دو، میں بور ہو رہی ہوں۔ جی، آپ حکم تو کریں، کون سا والا گانا ہو؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ بانکی خوش ہو گئی، وہ جانا کا بازو دبوچتے ہوئے بولی، بی بی جی، کون سا والا گانا ہو؟ بارش والا ہو کیا؟ پلیز بانکی، میرا دماغ مت کھاؤ، میرا دماغ آلریڈی خراب ہے تو اسے مزید خراب مت کرو، پہلے ہی میں بہت اپسیٹ ہوں، مجھے مزید تنگ مت کرو۔ بانکی نے منہ بنایا اور اس کا بازو چھوڑ دیا، شاید وہ ناراض ہو گئی تھی۔ وہ ڈرائیور سے بولی، رہنے دیں بھائی، اب میرا بھی موڈ آف ہو گیا ہے۔ وہ اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر کے بیٹھ گئی تھی۔ آدھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ان کی گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا،
बीबी जी, यही है माहीन बीबी का घर। अच्छा, ठीक है। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर गई। चूंकि गेट खुला हुआ था, तो वो दोनों अंदर चली गई। माही ने माहिर और सुहेल को घर के लिए कुछ चीजें, सब्जियां और फल लेने के लिए मार्केट भेजा हुआ था। माही इन दोनों को देखते ही खुश हो गई और उनके पास चली आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जाना ने सलाम में पहल की। वालेकुम सलाम। आप कौन हो बेटा? जी, मेरा नाम जाना अरसलान शाह है और ये बांकी है। ओह, अच्छा अच्छा। तो तुम हो जाना, अरसलान भाई की बेटी? जी आंटी। जाना मुस्कुराई। माही ने उसे खुद से लगाकर प्यार किया। पापा ने तुम्हें भी साथ भेजा है क्या? जी आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी और प्यारी हो गई हो तुम। आखिरी बार तुम्हें निमरा की शादी में देखा था। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर मिलकर काम करते हैं हम। जी आंटी। बांकी को माहीन ने झाड़ू पकड़ाया। अब बांकी पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद वो हाँफती हुई माहीन के पास आई और उससे फरियाद करते हुए बोली, हाय बीबी जी, बहुत थक गई हूँ मैं। पूरा बदन टूट रहा है मेरा। माहीन उसे देखते हुए बोली, अभी तो किचन की सफाई और सेटिंग बाकी रहती है। ये सुनते ही बांकी की जान निकल गई। वो माहीन को घूरते हुए दिल ही दिल में बोली, बस, मुफ्त में काम करवा रही हैं। हमसे ऐसे काम करवा रही हैं जैसे हम इनके सरखरीद गुलाम हो। वो बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। अब वो किचन में खड़ी कोई खाने की चीज तलाश कर रही थी। अजीब लोग हैं ये। पूरा किचन खाली पड़ा है, कोई भी खाने की चीज नहीं रखी है। अब मैं क्या करूं? भूख से मेरा बुरा हाल है। जाना और माहीन ने मिलकर चंद ही घंटों में पूरे घर का नक्शा बदल कर रख दिया था। माहीन बड़ी खुशी हुई थी। माहीन को नवीद की कॉल आई तो वो कॉल पर नवीद से बातें करने लगी। जाना का सर चकराने लगा था। सुबह से भूखे पेट सारे काम कर रही थी। वो किचन में चली आई, जहां पर बांकी खड़ी खुद से बड़बड़ा रही थी। कैसी औरत है, सुबह से हमसे गधियों की तरह काम करवा रही है। मगर मजाल है जो एक कप चाय या बिस्किट पूछा हो। बस काम करवाए जा रही है, जैसे हम लोहे की बनी हुई है। हमें तो भूख ही नहीं है। जाना कुछ ना बोली। वो किचन की सफाई में उसका हाथ बटा रही थी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसने ना नाश्ता किया था और ना चाय पी थी। इसलिए इसके सर में दर्द हो रहा था। जब वो नाश्ता नहीं करती थी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, और अब भी यही सब कुछ हो रहा था उसके साथ। थोड़ी देर बाद महीन किचन में चली आई। बांकी, जी बेगम साहिबा, दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। मायर और सुहेल सामान लाते ही होंगे। तुम जब तक आटा गूंद लो, तब तक वो सामान भी ले आएंगे। तो तुम खाना बना लेना, बहुत भूख लगी है। ये कहकर माहीन किचन से निकल गई। बांकी ने गुस्से से झाड़ू फर्श पर पटकते हुए कहा, भूख लगी है? मैं कोई गधी हूँ हाँ? सुबह से गधी की तरह काम कर रही हूँ। इंसान हूँ क्या मशीन? क्या मुझे थकन नहीं होती? क्या मुझे भूख नहीं लगती? समझ क्या रखा है इन अमीर लोगों ने हमें? हमारे पास भी कोई इज्जत नफ्स है कि नहीं? खुद एक सोफा क्या सरकाया, इन्हें भूख लग गई। और हम जो सुबह से कूल्हों के बेल की तरह काम कर रही हैं, वो क्या? अब खाना भी मैं ही पकाऊं? हद है वैसे काम चोरी की भी। बांकी तो फट पड़ी थी। जाना ने उसे डांट दिया, अब अपनी ये टर बंद करो। जल्दी से काम खत्म करो ताकि हम जल्दी घर जा सकें। जी बीबी जी। बांकी दोबारा से झाड़ू लगाने लगी। सुहेल और माहिर सामानों से भरे शॉपर लिए घर में दाखिल हुए। मामा, मामा, कहाँ हैं आप? घर में दाखिल होते ही वो माहीन को आवाजें देने लगे। अंदर आते ही वो घर का नक्शा देखकर ठठक गए। ये हम कहाँ आ गए हैं? कहीं हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? माहिर ने सुहेल से पूछा। नहीं यार, एड्रेस तो यही है, बस नक्शा बदल गया है। सुहेल की बात पर माहिर मुस्कुराया। तभी माहीन भी आ गई। तुम लोग सामान ले आए? जी मामा, बहुत थक गए हैं। सुबह से मार्केट में ख्वार हो रहे हैं। बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना बना दे। हाँ, मैं अभी जाकर बांकी से कहती हूँ। ला सामान मुझे, तो मैं इसे किचन में रख कर आती हूँ। माही ने शॉपर उठाए और इन्हें लिए किचन में चली आई। वह सब्जियों और फलों से भरे शॉपर स्लैब पर रखते हुए बांकी से बोली, ये ग्रोसरी का सामान है, अब जल्दी से खाना बना लो। मेरे बच्चों को भूख लगी है। जी बेगम साहिबा, और ये सारी सब्जियां और फल फ्रिज में सेट करके रख दो। जी बेगम साहिबा, रख दूंगी। माही ने उसे हुक्म देकर किचन से चली गई। बाकी फ्रूट्स को देखकर अपने होंठों पर जबान फेरने लगी। उसने जल्दी से फ्रूट्स का शॉपर खोला और इसमें से एक मोटा ताजा सुर्ख सेब निकाल लिया। सेब को देखकर बांकी के मुंह में पानी भर आया। बांकी, ये क्या हरकत है? तुम सेब चोरी कर रही हो। ये बुरी हरकत है। क्यों बाजी? कैसी बुरी हरकत?
सुबह से वो हमसे गधों की तरह काम करवा रही हैं। क्या हम 10 रुपए का एक सेब भी नहीं खा सकती? आप मुझे मत रोकें, मैं तो ये सब ज़रूर खाऊंगी। और सेब धोकर एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और सेब के बड़े-बड़े बाइट लेने लगी। जाना ने उसे घूरा। उसके देखने पर बांकी ने उसकी तरफ सेब बढ़ाते हुए कहा, आपने भी सेब खाना है क्या बाजी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपनी ये ऑफर अपने पास ही रखो। बांकी मुस्कुराई। अच्छा, तुम जब तक सेब खाओ, मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ। फिर तुम रोटियां पका लेना। इसके बाद तुमने खाना भी बनाना है। हाय बाजी, सच्ची में आप कितनी अच्छी हैं। कसम से बाजी, एक आप ही हो जिसको मेरा इतना ख्याल है। वरना हम नौकरों को कौन पूछता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ और जल्दी से सेब खाकर गोश्त धो लो। जी बाजी। बांकी सेब से फारूक होने के बाद गोश्त धोने लगी और जाना किचन की खिड़की के पास खड़ी आटा गूंद रही थी। माहिर जो कि एक कॉल सुनने के लिए बाहर आया था, इसकी निगाह अचानक ही किचन की खुली हुई खिड़की पर पड़ी थी, जहां पर जाना अरसलान शाह खड़ी आटा गूंद रही थी। उसे हैरत हुई थी, ये लड़की कौन है? वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा जो आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते वक्त बार बार उसके खुले हुए बाल उसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए वो बार बार अपने आटे से भरा हाथ आगे करती और कलाई की मदद से अपने बालों को पीछे करती, मगर वो दोबारा से इसके चेहरे और आंखों के सामने आ जाते, जिससे जाना को बहुत उलझन महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराया। कौन है ये लड़की? वो माँ के पास चला आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, मामा, ये किचन में कौन लड़की आटा गूंद रही है? हाँ, अच्छा वो, जी वही, वो बांकी है। कौन बांकी? क्या मैंने उसे देखा है? अरे वो आपा के घर की मुलाजिमा है। आपा ने उसे काम करने के लिए यहाँ भेजा है। क्या? मुलाजिमा? नाकाबिले यकीन। इतनी प्यारी लड़की मुलाजिमा है। माहिर को हैरत हुई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक मुलाजिमा है। वैसे मामा अरसलान अंकल ने मुलाजिमाओं को भी कितने ठाट बाट से रखा हुआ है। लगता ही नहीं है कि वो मुलाजिमा है। हाँ, बिल्कुल। अरसलान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी वहाँ मुलाजिमा बनकर नहीं बल्कि घर के एक फर्द की तरह रहती है। उसकी माँ और नानी पिछले कई सालों से इस घर में काम करती आई हैं और अब बांकी यहाँ काम करती है। वो सब बांकी को बहुत प्यार देते हैं। हाँ, तभी तो इसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मुलाजिमा है। माहिर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो जाना अरसलान शाह को बांकी समझ बैठा था। माहिर भी सोफे पर लेट गया। वो दोनों भाई सोफे पर लेटे-लेटे टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माहिनी ने वहां से उठाते हुए बोली, चलो अब जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार होने वाला है, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। जी मामा। वो दोनों उठकर अपने रूम में चले गए और माहिन किचन में चली आई। उसने बांकी से पूछा, खाना तैयार हो गया? जी बीबी जी। अच्छा ठीक है, जाना बेटा, खाना तैयार हो चुका है। आप हमारे साथ खाना खा कर जाना। तभी जाना का अचानक सर चकराया। इससे पहले कि वो गिर जाती, उसने जल्दी से दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। माहिन और बांकी परेशान हो गई थी। वो दोनों तेजी से उसके पास आई और उसे बाजू से पकड़ लिया। जाना बेटा, तुम ठीक तो हो? जी बीबी जी। आप ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। वो बस जरा सा चक्कर आ गया था। अच्छा, इधर आओ, बैठो यहाँ। माहिन ने उसे कुर्सी पर बिठाया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अभी माहिर से कहती हूँ। माहिन जाने लगी तो जाना ने उसे रोक लिया। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तो बेटा तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा, मैं आप लोग को कॉल करके कहती हूँ कि वो ड्राइवर को भेज दें। तुम बांकी के साथ चली जाना। मगर आंटी, यहाँ का काम। अरे तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। माही ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और भूमि जान को कॉल मिलाई और किचन से निकल गई। बांकी परेशानी से बोली, पाची, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस सर में दर्द हो रहा है। जाना अपना सर पकड़ते हुए बोली। माहिन किचन में आई और जाना से बोली, मैंने आपा को कॉल करके बताया है। ड्राइवर बस आता ही होगा। तुम घर जाकर आराम करना, ठीक है? जी आंटी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। माहीन और बांकी जाना को सहारा देकर बाहर ले आए और उसे गाड़ी में बिठाया। बांकी भी इसके साथ ही बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ा दी। माहीन वापस आए तो माहिर अपने गीले बाल खुश्क करता सोफे पर बैठते हुए बोला, मामा, आप कहाँ गई थी? हाँ बेटा, उस बच्ची के सर में दर्द हो गया था, बस उसे घर के लिए भेज दिया। अभी इसे गाड़ी में बिठा के आई हूँ। मामा, ये सब बहाने होते हैं काम ना करने के। वैसे ये काम से भागने का बेहतरीन तरीका था। वो ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है। सुबह से वो मेरे साथ काम करवा रही थी।
शायद इसी की वजह से इसके सर में दर्द हो गया था। अच्छा ख़ैर छोड़ो इन बातों को, मैं खाना लगाती हूँ, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। जी मामा, माहीन किचन में चली गई थी।